क्या उनकी मांग थी जो विफल हो गया बातचीत, क्या आपने उनको दिया? देखिए, मैं इसे विफल नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी कुछ चीज़ों में सहमति बनी, कुछ चीज़ों में सहमति नहीं बनी, और कुछ चीज़ों में सहमति बनाने के लिए हम हमेशा तैयार है, बशर्ते कि इस बात को समझना चाहिए कि कानून बनाने के लिए जो पद्धति होती है उस पद्धति को अपनाना पड़ता है। उनका एक जो मांग है कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी चाहिए, बार बार कह रहे हैं, तो उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो एक कानून बनाने के बारे में जो बात कर रहे हैं, कानून बनाने का घोषणा सार्वजनिक तौर से करने के बजाय उसके सारे पहलुओं पर ये ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ मिल करके बैठ करके ये समाधान ढूंढना चाहिए। इसका मैंने प्रस्ताव दिया है, और मैं ये मानता हूँ कि किसानों को ये समझना चाहिए कि वो ये ध्यान में रखते हुए जब कानून बनाया जाता है तो उसकी एक विधि अपनाई जाती है कानून बनाने के, उस विधि के आधार पर। और मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के हितों की चिंता की है और आगे भी चिंता करेगी, जिससे कि हमारे जो अन्नदाता है, अन्नदाता को एक समुदाय के रूप में कि पूरे देश के अन्नदाता एक है, उस दृष्टि से सोच करके हम काम करते हैं। और सारे ऐसे मामले को हम सुलझाना चाहते हैं जिससे अन्नदाता और इस देश के किसान मजबूत हो और उनकी समस्या को हम अपनी समस्या मानते हैं। राजनीतिक दल भी समर्थन दे रहे हैं, कल कांग्रेस ने घोषणा की। आपको लगता है कि इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है? देखिए, कांग्रेस जिस ढंग से उखड़ रही है, वो प्लान बना लिया कि हम और ज़्यादा उखड़े। जिस तरीके से जनता खारिज कर रही है, अब इस तरह के मामले पर उसको खुद बताना चाहिए कि उन्होंने यूपीए के कार्यकाल में क्या किया। यूपीए के कार्यकाल में बजट कितना था और एनडीए के कार्यकाल में बजट कितना है। उनके कार्यकाल में 6 से 14 तक यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के उसका बजट 1,48 करोड़ के लगभग था। एनडीए में वो 6,21,000 करोड़ हो गया। 13-14 में उसका बजट 27,662 करोड़ था और 2022-23 में 1,24,000 करोड़। और उसमें से जो लगभग 70% सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाई जा रही है। ये जो भारत सरकार के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। आखिरी प्रश्न, आज बजाय इसके कांग्रेस को ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसके समय में था क्या? हम उसमें अभी तक लगभग 11 करोड़ लोगों को इस मामले में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करा रहे हैं और वो जारी है। तो अब आगे रास्ता क्या? 2,80,000 करोड़ अभी तक किसानों के खाते में बेच चुके हैं। सर, आगे रास्ता क्या है? किसान उद्वेलित है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रास्ता क्या बातचीत का है? बातचीत का रास्ता अभी बातचीत का रास्ता खुला हुआ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे और उन्होंने आखिर में ये बात कही कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है और हमेशा खुला रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस कानून की वो बात कर रहे हैं उसको लेकर एक पूरा प्रस्ताव बनाने के लिए मैंने कहा है। सीधे इस तरह का ऐलान करना संभव नहीं है, सभी पक्षों से और सभी विशेषज्ञों से इस पर बात कर आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यूपीए के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया कि यूपीए ने अपने समय में इन मांगों पर विचार क्यों नहीं किया, इस पर कार्य क्यों नहीं शुरू किया। और साथ ही किसान सम्मान निधि
का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इसके तहत किसानों को बड़े स्तर पर सरकार ने लाभ पहुंचाया है। फिलहाल स्थिति ये है कि आंदोलनकारी इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है। अपनी मांगों को लेकर सरकार के नुमाइंदे उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं, हालांकि समाधान नहीं निकल पाया है अभी तक और स्थिति जो है अभी भी एक तरह से कहें तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं और दूसरी तरफ किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए देखिए आंसू गैस के गोले का भी प्रयोग किया गया है। और शंभू बॉर्डर से हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, किसान आंदोलन का जो लोग भी शंभू बॉर्डर पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनका क्या मानना है? रुकने वाले हैं वो, आगे बातचीत करने वाले हैं, या फिर ये जो टकराव की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही, ये तस्वीरें आती रहेंगी? देखिए, अभी किसान नेता आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि दिल्ली जाकर रहेंगे। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर इस तरफ हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो आप देखिए पीछे जो फ्लाईओवर है अंबाला से अगर आप पंजाब में एंटर होंगे तो पहला फ्लाईओवर है ये शंभू टोल प्लाजा पार करने के बाद। और वहाँ पर आप देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आपको दिखाई देंगी, किसान ही किसान दिखाई देंगे और लगातार यहाँ पर जो लोगों के आने का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे जालंधर, अमृतसर, तरन तारण इस इलाके से जो किसान सुबह चले थे, एक दिन पहले चले थे और रास्ते में गुरुद्वारों में रुकते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये दूसरी तरफ, ये मैं आपको दिखा रहा था पंजाब की सीमा में, सामने इधर ये जो टोल गेट का बोर्ड लगा है, कुछ अंदाजा दे सकते हैं आप कि कितनी संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी और किसान मौजूद हैं और लगभग कितने किलोमीटर का ये डेडलॉक क्रिएट किया उन्होंने, एक जाम क्रिएट किया हुआ? देखिए, यहाँ पर अभी जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 5 से 7 हज़ार किसान पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ किसान पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठे हुए हैं, वो आगे अब तक नहीं आए हैं, तो उनकी संख्या का अभी आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी 5 से 7 हज़ार के आसपास यहाँ पर किसान मौजूद हैं और आगे जाना चाहते हैं वो हरियाणा की ओर। तो ये संख्या का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और अभी आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि अभी आप देखिए कुछ लोग बैरिकेड्स पर चढ़ते हैं, उसके बाद टकराव की स्थिति बनती है। अब एक बार फिर से कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो सामने बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं। वो पहला बैरिकेड है हरियाणा की सीमा में शुरू होने के बाद। उसके बाद 7 से 8 बैरिकेड लगाए गए हैं जिसके अंदर कंक्रीट डाली गई है और कई तरह के लोहे के कील लगाए गए हैं, सरिये लगाए गए हैं कि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आगे ना जा पाएँ। तो किसान नेता आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अब तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो अंदर आने का सिलसिला शुरू होना चाहिए हरियाणा की सीमा की ओर, वो शुरू नहीं हुआ है। कुछ पैदल किसान हैं, पैदल प्रदर्शनकारी हैं जो आगे जाते हैं और उनके साथ उनको पीछे खदेड़ने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जाते हैं, ड्रोन के माध्यम से भी छोड़े जा रहे हैं पीछे भीड़ को खदेड़ने के लिए। और लगातार ये सिलसिला यहाँ पर जारी है। हालांकि अब पिछले 15 से 20 मिनट से ऐसी टकराव की स्थिति नहीं बनी है। चलिए, शुक्रिया मोहित आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए।